आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपर पेलियोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर में जाने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू स्टोन एज इन इंडिया, केव पेंटिंग्स स्टार्टेड इन विच पीरियड? यानी इंडिया का जो स्टोन एज है उसमें केव पेंटिंग्स कब स्टार्ट हुए हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास: लोअर पेलियोलिथिक एज, अपर पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अगर आपको ये आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे ये इजी क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इस वीडियो में हम ये वाला आंसर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने ये समझा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, स्टोन एज क्या होता है और पेलियोलिथिक एज क्या होता है। पेलियोलिथिक एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। इन दोनों के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे अपर पेलियोलिथिक एज क्या होता है। पेलियोलिथिक एज को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला है लोअर पेलियोलिथिक एज, जो शुरू हुआ था 2 मिलियन साल पहले और खत्म हो गया था 50,000 साल पहले। पेलियोलिथिक एज का दूसरा पार्ट है मिडिल पेलियोलिथिक एज, जो कि शुरू हुआ था 50,000 साल पहले और खत्म हो गया था 40,000 साल पहले। और तीसरा पार्ट है अपर पेलियोलिथिक एज, जो शुरू हुआ था 40,000 साल पहले और खत्म हो गया था 12,000 साल पहले। यानी अगर देखेंगे तो लगभग 28,000 या 30,000 साल का टोटल टाइम पीरियड है अपर पेलियोलिथिक एज का। मिडिल पेलियोलिथिक एज जो है करीब 10,000 साल के लिए रहा। और हमें यह भी पता है कि मिडिल पेलियोलिथिक एज जो है वो एक ट्रांजिशनल फेज है लोअर और अपर पेलियोलिथिक एजेस के बीच में। यानी मिडिल पेलियोलिथिक एज लोअर पेलियोलिथिक एज से अपर पेलियोलिथिक एज में जो बदलाव हुआ है उसको दिखाता है। और पेलियोलिथिक एज को हमने इन 3 भागों में जिस आधार पर डिवाइड किया है वो है: पहला, टाइप ऑफ स्टोन टूल्स जो यूज हुए थे इन पीरियड्स में, और दूसरा, जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हुआ था एक पीरियड से अगले पीरियड में। तो अपर पेलियोलिथिक पीरियड जो था वो 40,000 साल पहले से लेके 10,000 बीसीई तक रहा। बीसीई क्या होता है? बीसीई होता है बिफोर कॉमन एरा। 10,000 बीसी बोलेंगे या 12,000 साल पहले बोलेंगे तो एक ही बात है। इसका मतलब है अपर पेलियोलिथिक एज जो है वो पेलियोलिथिक एज का सबसे नया हिस्सा है। आप इसको माउंड वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके साथ आसानी से याद रख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल माउंड में जो सबसे ऊपर वाले लेयर्स में जितने भी हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं वो नया होते हैं, और माउंड के जो नीचे वाले लेयर्स में जितने भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिलते हैं वो पुराने होते हैं। इसका मतलब ये है अपर यानी न्यू, लोअर यानी ओल्ड। तो ट्रिक ये है, अपर पेलियोलिथिक एज जो है वो पेलियोलिथिक एज का सबसे नया हिस्सा है। ऐसे ही लोअर पेलियोलिथिक एज जो है वो पेलियोलिथिक एज का सबसे पुराना हिस्सा है। तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, अपर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक का ऑर्डर याद रखने के लिए। अपर पेलियोलिथिक एज में कुछ क्लाइमेट में चेंजेस हुए थे। क्या था वो क्लाइमेट में चेंज? अपर पेलियोलिथिक एज जो था वो आइस एज का जो लास्ट वाला हिस्सा था उसके साथ कोइंसाइड हुआ था। हमें पता है पूरा पेलियोलिथिक एज जो है प्लेस्टोसीन इपोक में आता है, और प्लेस्टोसीन इपोक को हम ग्रेट आइस एज भी बोलते हैं। और अपर पेलियोलिथिक एज जो है वो आइस एज का आखिरी हिस्सा है। तो जैसे ही आइस एज खत्म हो गया था तो अपर पेलियोलिथिक एज भी खत्म हो गया था। उसी समय पे प्लेस्टोसीन इपोक भी खत्म हो गया था। जब पिछला आइस एज खत्म हो गया था, यानी जब अपर पेलियोलिथिक एज खत्म होने वाला था, क्लाइमेट में कुछ चेंजेस हुए थे। चलिए वो देखते हैं कि क्लाइमेट में क्या चेंजेस हुए थे। पहला तो टेम्परेचर बढ़ गया था, यानी क्लाइमेट वार्म हो गया था, और जो रेन या स्नोफॉल था वो कम हो गया था, यानी क्लाइमेट ड्राई हो गया था। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ गए, आइस एज में जो आइस था वो पिघलने लग गया। जैसे आइस पिघला, अर्थ के बहुत जगहों पर ग्रासलैंड्स आ गए थे, और ये जो ग्रासेस आ गए थे, इन ग्रासेस में कुछ सीरियल्स भी थे। सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स होते हैं
फूड ग्रेन बेरिंग ग्रासेस, यानी जिन घास में अनाज उगता है उस टाइप के घास को हम बोलेंगे सीरियल्स। सीरियल्स का एग्जाम्पल्स हो गए राइस, व्हीट, कॉर्न या मेज, ओट्स, ये सब हो गए सीरियल्स। यानी ये सब ऐसे घास है जिसमें अनाज बनता है। तो जैसे ही क्लाइमेट गर्म हो गया, ग्रासलैंड्स आ गए, और इन ग्रासलैंड्स में कुछ ग्रासेस जो है वो सीरियल्स भी थे, यानी अनाज वाले घास भी थे। जैसे ग्रासलैंड्स का एरिया बढ़ गया, ग्रास खाने वाले जितने भी जानवर थे, ग्रास खाने वाले जानवर को हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स जैसे डियर, बफेलो, वाइल्ड कैटल, इन सब का पॉपुलेशन भी बढ़ गया था। इस समय पे क्या हुआ, जो लोग अपर पेलियोलिथिक एज के एंड में रहते थे उन लोगों को एक आइडिया आया, बफेलो, वाइल्ड कैटल, शीप और गोट्स, ये सब जो जानवर है, इनमें कुछ जानवर जो थे उनको हम पाल सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, एनिमल्स को पालना यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो करने में कहीं हजारों साल लग गए थे। ऐसा नहीं था कि आज सोचा और कल हो गया, क्योंकि डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो आइडिया तो आ गया था अपर पेलियोलिथिक एज के एंड में, लेकिन जो अगला एज है यानी मेसोलिथिक एज में एक प्रिमिटिव तरह का, यानी एक बहुत बेसिक तरह का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था प्लांट्स का और एनिमल्स का। जैसे अपर पेलियोलिथिक एज खत्म हो गया, मेसोलिथिक एज शुरू हुआ था, और मेसोलिथिक एज शुरू हुआ एक नया क्लाइमेट के साथ। नया क्लाइमेट क्या था, वार्म और ड्राई, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और रेनफॉल या स्नोफॉल डिक्रीज हुआ। तो ये हो गया अपर पेलियोलिथिक एज में क्लाइमेट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं अपर पेलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स क्या यूज हुए थे। अपर पेलियोलिथिक एज में एक सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ था वो था नया फ्लिंट इंडस्ट्रीज का आना। फ्लिंट क्या होता है, फ्लिंट होता है एक तरह का स्टोन। फ्लिंट के बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फ्लिंट इंडस्ट्रीज क्या होते थे, ऐसे जगह और ऐसे लोग जो फ्लिंट स्टोन को यूज करके अपने स्टोन टूल्स बनाते थे, यानी फ्लिंट इंडस्ट्रीज में फ्लिंट के स्टोन टूल्स बनते थे। तो ये अपर पेलियोलिथिक एज का एक बड़ा डेवलपमेंट है कि नया फ्लिंट इंडस्ट्रीज आ गए थे। और अपर पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे उन्होंने यूज किया था पैरेलल साइड ब्लेड्स और पैरेलल साइड बरिन्स। हमें पता है ब्लेड कुछ ऐसे होता है जिसमें इस तरफ शार्प एज होता है, पैरेलल साइड ब्लेड यानी इस तरफ भी शार्प एज होगा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में यह पढ़ा था कि मिडिल पेलियोलिथिक एज में जो ब्लेड्स होते थे वो एक ही साइड में शार्प होते थे, इस साइड में शार्प नहीं होते थे। लेकिन अपर पेलियोलिथिक एज में दोनों तरफ जो है ब्लेड का एज शार्प होता था। तो हम ये बोल सकते हैं पैरेलल साइड ब्लेड्स एंड बरिन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ अपर पेलियोलिथिक एज। एक डेवलपमेंट और ये हुआ था कि अपर पेलियोलिथिक एज के एंड में आते आते हड्डी का टूल्स भी यूज होना शुरू हो गए थे। तो अगर टूल्स के बारे में बात करें, अपर पेलियोलिथिक एज में 3 सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुए हैं। एक डेवलपमेंट था नया फ्लिंट इंडस्ट्रीज आ गए थे, यानी अब फ्लिंट यूज हो रहा था स्टोन टूल्स बनाने के लिए। पहले क्या यूज हो रहा था, लोअर पेलियोलिथिक एज में स्टोन कोर्स यूज हो रहे थे और पेबल्स यूज हो रहे थे। मिडिल पेलियोलिथिक एज में फ्लेक टूल्स यूज हो रहे थे। अपर पेलियोलिथिक एज में जो है अब फ्लिंट से बने हुए स्टोन टूल्स यूज हो रहे हैं। ये जो है सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट ये था स्टोन टूल्स में पैरेलल साइड ब्लेड्स और बरिन्स, यानी दोनों तरफ शार्प होने वाले ब्लेड्स और बरिन्स यूज हो रहे थे। तीसरा डेवलपमेंट ये था अपर पेलियोलिथिक एज के एंड में आते आते बोन टूल्स भी यूज होना शुरू हो गए थे। तो ये तीनों आपको याद रखना है। और होमोसेपियंस जो है, यानी जो मॉडर्न ह्यूमंस, यानी आज का जो ह्यूमंस है, जैसे आप, मैं और बाकी सारे जितने भी हैं, वो इंडिया में सबसे पहले अपर पेलियोलिथिक एज में ही आए थे। कहां से आए थे? ऑब्वियसली सारे ह्यूमन जो है अफ्रीका से ही आए थे,
यानी इंडिया में होमोसेपियंस जो है तो करीब 40,000 साल पहले आए थे। इससे पहले शायद नहीं थे। मैं शायद क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो नया रिसर्च हो रहा है और जो नया एक्सकवेशंस में जो रिमेन्स मिल रहे हैं हमें, उसमें ये वाला थियरी को कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है, यानी गलत साबित किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। रिसेंटली कुछ एक्सकवेशंस हुए हैं ज्वालापुरम गांव में। ज्वालापुरम गांव है आंध्र प्रदेश में। तो यहां एक्सकवेशन करने के बाद हमें यह पता चला कि जो होमोसेपियंस है वो इंडिया में 80,000 साल पहले भी थे। तो इसके बेसिस में साइंटिस्ट्स जो है दो ग्रुप में बट गए हैं। तो पहला ग्रुप में वो साइंटिस्ट्स है जो समझते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस जो है अपर पेलियोलिथिक एज में इंडिया में सबसे पहले आए हैं। और जो नया ग्रुप है वो लोग समझते हैं कि अपर पेलियोलिथिक एज से बहुत पहले ही मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस इंडिया में आ गए थे। तो इन लोगों ने जो है वो आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम गांव में एक्सकवेशन किया और ये पता लगाया कि मॉडर्न ह्यूमंस 80,000 साल पहले इंडिया में थे। आखिर ये पता कैसे चला? चलिए ये भी देखते हैं। तो क्या हुआ था, लगभग 72,000 बीसी में सुमात्रा में एक सुपर वोल्केनो था और उस सुपर वोल्केनो का नाम था तोबा, यानी तोबा सुपर वोल्केनो था इंडोनेशिया के जो सुमात्रा आइलैंड है वहां पे। सुपर वोल्केनो का ये मतलब है कि बहुत बड़ा वोल्केनो है। तो क्या हुआ, तोबा सुपर वोल्केनो जो है लगभग 74,000 ईयर्स पहले वो इरप्ट हो गया था। जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो क्या होता है, नीचे जितने भी मैग्मा है वो ऊपर आ जाता है। इसके साथ साथ स्मोक, ऐश और पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तोबा सुपर वोल्केनो का जो इरप्शन था इतना धमाकेदार था कि ऐश और स्मोक और पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स जो थे वो एटमॉस्फेयर में जाके सारे दुनिया में फैल गए थे। यानी इतना सारा ऐश और ये सब आ गए थे। इसके वजह से क्या हुआ था, अर्थ का टेम्परेचर भी कम हो गया था। आपने न्यूक्लियर विंटर के बारे में सुना होगा, अगर नहीं पता है इस वीडियो के बाद गूगल करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इतना ऐश जो है एटमॉस्फेयर में आ गया था, इसके वजह से न्यूक्लियर विंटर हो गया था एक तरह से पूरी दुनिया में। लेकिन ये ऐश जो है एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। धीरे धीरे ऐश जो है ग्राउंड पे सेटल होने लग गया। जब ग्राउंड पे ऐश सेटल हुआ उसका थिकनेस बहुत ज्यादा था और आज भी अगर सरफेस के नीचे हम लोग एक्सकवेशन करने लग जाएंगे, कुछ डेप्थ के पास जाने पर हमें ये जो ऐश वाला लेयर है अभी भी मिलता है। ऐश तो अभी ऐश टाइप का नहीं रहा, अभी स्टोन बन गया है। तो ये ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, जबकि वोल्केनो था इंडोनेशिया में। तो आप सोचिए इस वोल्केनो का धमाका कितना बड़ा था। तो ज्वालापुरम में जो एक्सकवेशंस किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, उनको ये पता चला होमोसेपियंस का जो फॉसिल्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थे, यानी जैसे स्टोन टूल्स हो गए, ये सब हो गए, वो तोबा वोल्केनिक ऐश का जो लेयर था इससे नीचे थे। इसका मतलब एक ही हो सकता है, ये अगर 74,000 साल पहले हुआ था, इससे नीचे जितने भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं इनका एज तो 74,000 से ज्यादा ही होगा। इसके बेसिस पे इन लोगों ने बोला कि ये जो होमोसेपियंस यहां से मिल रहे हैं इनका एज जो है लगभग 80,000 साल पुराना है। पहले ग्रुप का जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को होमोसेपियंस का फॉसिल्स और स्टोन टूल्स यहां से मिले थे। इस हिसाब से उन लोगों ने बोला था कि होमोसेपियंस अपर पेलियोलिथिक एज में आए थे, यानी कुछ 40 या 50,000 साल पहले आए थे। लेकिन आपको यह भी याद रखना है इसका और रिसर्च होना है, इसीलिए आज ज्यादा साइंटिस्ट जो है इसमें बिलीव करते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि होमोसेपियंस इंडिया में अपर पेलियोलिथिक एज में आए थे, जबकि नया रिसर्चेस में ये पता चल रहा है हमें कि अपर पेलियोलिथिक एज से बहुत पहले ही आए थे, 80,000 साल पहले, यानी ये है लोअर पेलियोलिथिक। तो तोबा वोल्केनो के बारे में समझा। तोबा सुपर वोल्केनो कब एरप्ट हुआ था? 72,000 बीसीई में, यानी 74,000 ईयर्स पहले। जियोग्राफी का थोड़ा और नॉलेज है वो भी समझ लेते हैं। तो क्या हुआ था,
जब तोबा वोल्केनो एरप्ट हुआ, नीचे जो मैग्मा चैम्बर था उसमें से मैग्मा निकला बाहर लावा की तरह। मैग्मा और लावा में क्या फर्क होता है? मैग्मा और लावा में सिर्फ इतना ही फर्क है, जब अर्थ के नीचे है तो उसको बोलेंगे मैग्मा, जब वोल्केनो से बाहर आ गया तब उसको बोलेंगे लावा। तो तोबा सुपर वोल्केनो का जो मैग्मा चैम्बर था इतना बड़ा था कि जब वोल्केनो फटा तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया था एक ही साथ में। तो बड़े धमाके के साथ ये बाहर आ गया था लावा की तरह। तो इसके वजह से क्या है, जो मैग्मा चैम्बर था ये एक बार में एम्प्टी हो गया था। एम्प्टी होने की वजह से ऊपर के जितने भी स्ट्रक्चर था वो नीचे गिर गया और एक खड्डा टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया था, यानी एक डिप्रेशन बन गया था। इस डिप्रेशन में क्या हुआ, हर साल रेन वाटर आता है तो पानी भर गया इसमें। तो ये हो गया आज का लेक तोबा। जब मैग्मा चैम्बर एक्सप्लोसिवली एरप्ट होता है और उसके बाद ये जो डिप्रेशन बनता है, इस डिप्रेशन को हम बोलेंगे कैल्डेरा। कैल्डेरा के बारे में आपको और पढ़ना है तो आपको जीसी लियोंग किताब में मिल जाएगा। जीसी लियोंग किताब जो है जियोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां जाके कैल्डेरा के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कैल्डेरा में अगर पानी भर जाता है तो उस टाइप का जो लेक होता है उसको बोलेंगे कैल्डेरा लेक। तो लेक तोबा जो है वो नेचुरल कैल्डेरा लेक है। और कहां पे है ये भी सुमात्रा इंडोनेशिया में है, जहां पहले तोबा सुपर वोल्केनो हुआ करता था। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है जियोग्राफी के लिए, लेकिन ये काम आएगा हमें। तो हमने ये देखा कि अपर पेलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स बन रहे थे वो फ्लिंट से बन रहे थे। फ्लिंट क्या होता है? फ्लिंट एक सेडिमेंट्री रॉक होता है और ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है क्वार्ट्ज से। तो फ्लिंट होता है सेडिमेंट्री क्रिप्टो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मिनरल क्वार्ट्ज। हमने देखा क्वार्ट्ज जो है यानी क्वार्ट्ज सैंडस्टोन जो है, अगर इसका मेटामॉर्फोसिस होता है तो बनता है क्वार्ट्जाइट, और क्वार्ट्जाइट होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अगर इसका सेडिमेंटेशन होता है फिर ये बनता है फ्लिंट। तो फ्लिंट होता है सेडिमेंट्री रॉक। तो क्वार्ट्जाइट भी और फ्लिंट भी दोनों बनते हैं क्वार्ट्ज सैंडस्टोन से ही, लेकिन क्वार्ट्जाइट होता है मेटामॉर्फिक रॉक, फ्लिंट होता है सेडिमेंट्री रॉक। सारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो लेयर्स की तरह रहते हैं। फ्लिंट को आमतौर पे चर्ट का एक वेराइटी के तौर पे समझा जाता है। चर्ट क्या होता है? चर्ट भी एक सेडिमेंट्री रॉक ही है। चर्ट के बारे में हम हड़प्पन कल्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हड़प्पन लोग जो थे चर्ट के साथ स्टोन वेट्स बनाते थे और सील्स बनाते थे और स्पिंडल वॉल्स भी बनाते थे। तो ये सब और चर्ट को डिस्कस करेंगे हम हड़प्पन कल्चर वाले वीडियो में। तो फ्लिंट कहां पे मिलता है? फ्लिंट मिलता है नोड्यूल्स की तरह रिवर बैंक्स के पास, यानी नदी के किनारे मिलता है फ्लिंट। फ्लिंट जो है दूसरे सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे चाल्क हो गया और लाइमस्टोन्स हो गया, इनके बीच में नोड्यूल की तरह रहता है। जैसे ये हो गया फ्लिंट नोड्यूल और इसके सराउंडिंग में है लाइमस्टोन और चाक। अगर नदी का पानी ऐसे बह रहा है इसके ऊपर से तो क्या होता है? हमें पता है चाल्क और लाइमस्टोन जो है पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में डिसॉल्व होके पानी के साथ ही चले जाते हैं। तो आखिरी में बच जाता है ये वाला, और ये जो है फ्लिंट नोड्यूल है। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ये फ्लिंट नोड्यूल है। यहां आप देख सकते हैं ये वाला एज जो है और ये वाला एज जो है बहुत शार्प है। तो इसीलिए फ्लिंट को जब तोड़ेंगे तो वो शार्प एज पीसेस में टूटता है। इसीलिए फ्लिंट बहुत सही है नाइफ ब्लेड्स बनाने में और दूसरे तरह का कटिंग टूल्स बनाने में। फ्लिंट का एक और यूज भी है। अगर हमने दो फ्लिंट स्टोन्स को लिया, आपस में रब किया या आपस में मारा, तो उसमें से स्पार्क्स निकलेंगे। स्पार्क्स यानी क्या होता है? चिंगारी होता है। तो फ्लिंट स्टोन्स को अपर पेलियोलिथिक के लोगों ने फायर बनाने के लिए भी यूज किया था, स्टोन टूल की तरह भी यूज किया था, यानी ब्लेड्स बनाने में और फायर बनाने में भी यूज किया था। हमें पता है फ्लिंट जो है सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसीलिए जब हम उसको तोड़ेंगे तो वो लेयर्स की तरह टूटता है। इसीलिए उसका जो अपीयरेंस है वो ग्लासी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब ना थोड़ा शाइनी शाइनी सा है पिक्चर में। तो ये हो गया फ्लिंट के बारे में। इस वीडियो का स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन पूछा था, चलिए उसका आंसर डिस्कस करते हैं। अपर पेलियोलिथिक एज में एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी था
कि लोगों ने पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया अपने रॉक शेल्टर्स का और केव्स का वॉल्स के ऊपर। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन ये था, स्टोन एज में केव पेंटिंग्स किस पीरियड में शुरू हुए हैं? तो आंसर है अपर पेलियोलिथिक एज। है ना आसान? तो मिडिल पेलियोलिथिक और लोअर पेलियोलिथिक में आज तक हमें कोई पेंटिंग्स नहीं मिले हैं, लेकिन अपर पेलियोलिथिक एज से हमें पेंटिंग्स मिले हैं। इंडिया में अगर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखा जाए तो वो है भिमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। भिमबेटका में कुछ केव पेंटिंग्स जो है वो लगभग 30,000 साल पुराने हैं, यानी अपर पेलियोलिथिक पीरियड में आते हैं। अपर पेलियोलिथिक पीरियड का टाइम है 40,000 ईयर्स पहले से लेके 12,000 ईयर्स पहले तक। तो ये 30,000 वाला इसी के बीच में आ गया। तो आखिर इन लोगों ने पेंटिंग्स किस चीज का पेंटिंग्स किया? उन लोगों ने ड्रॉ किया ह्यूमन फिगर्स और ह्यूमन और सोशल एक्टिविटीज, जैसे हंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, खाना कलेक्ट करना हो गया यानी फूड गैदरिंग या हनी गैदरिंग। ये सब एक्टिविटीज उन्होंने पेंटिंग्स की तरह किया केव वॉल्स और रॉक शेल्टर वॉल्स के ऊपर। इनके साथ साथ इन लोगों ने कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन्स भी किया है, जैसे स्ट्रेट लाइंस हो गए और वेवी लाइंस हो गए, सर्कल हो गया, डॉट्स हो गए, ये सब। तो आमतौर पे देखा जाए इस समय से जो पेंटिंग्स हमें मिलते हैं वो लीनियर रिप्रेजेंटेशंस है, यानी लाइंस की तरह। ह्यूमन को कुछ ऐसा दिखाया गया और एनिमल को कुछ ऐसे दिखाया गया। तो ये सब हो गया लीनियर रिप्रेजेंटेशंस। इन लोगों ने कलर्स भी यूज किया था, ग्रीन यूज किया था, डार्क रेड यूज किया था, व्हाइट यूज किया था, ये सब। डार्क रेड बनाया था इन लोगों ने ओकर से। ओकर क्या होता है? आयरन का एक मिनरल होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे गेरू। ग्रीन इन लोगों ने बनाया था चैल्सिडोनी थे, ये एक स्टोन होता है, स्टोन मिनरल होता है। ऐसे ही व्हाइट इन लोगों ने बनाया था लाइमस्टोन से। तो इन पेंटिंग्स में भी अलग अलग कलर्स थे। अगर एनिमल फिगर्स की बात करेंगे तो इन लोगों ने ड्रॉ किया था बाइसन, एलिफेंट, राइनो, बोर और कुछ और एनिमल्स। ह्यूमंस को स्टिक लाइक फिगर्स की तरह दिखाया गया था, जैसे यहां पे है। आज का पेंटिंग्स कुछ स्टिक लाइक फिगर्स होते हैं क्या? मॉडर्न पेंटिंग्स तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फोक पेंटिंग्स है जो हम आर्ट एंड कल्चर वाला वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जैसे बताया हमने, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बहुत कॉमन थे। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, वेवी लाइंस हो गए, सर्कल्स, डॉट्स हो गए, ये सब। तो हमें इस पॉइंट पे ये याद रखना जरूरी है, पेंटिंग्स शुरू हुए थे अपर पेलियोलिथिक एज में, लेकिन अपर पेलियोलिथिक एज से हमें बहुत कम ही पेंटिंग्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा पेंटिंग्स हमें मिलते हैं मेसोलिथिक एज से। भिमबेटका रॉक शेल्टर्स में भी ऐसा ही है, मेसोलिथिक एज से बहुत ज्यादा पेंटिंग्स मिलते हैं और अपर पेलियोलिथिक एज से कम ही पेंटिंग्स मिलते हैं। अगर हम अपर पेलियोलिथिक पीरियड का साइट्स के बारे में बात करेंगे, भिमबेटका एक ऑब्वियस साइट है, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रयागराज के बहुत पास में है। तीसरा है सोन वैली, जो है एमपी, यूपी और झारखंड में। सोन रिवर जो है वो गंगा का ट्रिब्यूटरी है। अगर ये गंगा है, यहाँ पे पाटना है, तो सोन रिवर जो है ऐसे पाटना से जस्ट पहले आके मिलता है गंगा में। तो ये राइट साइड से आके मिल रहा है, तो इसीलिए हम सोन रिवर को राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे गंगा का। चौथा साइट है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि है झारखंड में। ईस्टर्न घाट्स में भी अपर पेलियोलिथिक पीरियड के साइट्स है, जो आंध्र प्रदेश में और ओडिशा में है। ऐसे ही ड्यून्स ऑफ गुजरात। ड्यून्स क्या होते हैं? ड्यून्स या सैंड ड्यून्स, अपनी डेजर्ट में ये देखा होगा, सैंड ऐसे कुछ वेवी वेवी सब बहुत बड़े बड़े हीप्स में होता है, तो इसको बोलेंगे ड्यून। ये होता है सैंड ड्यून। ये सारे सैंड ड्यून्स हो गए, ये सारा सैंड है। और आखिरी एग्जाम्पल है मुच्चट्ल चिंतामनु गावी। गावी होता है तेलुगु में केव। तो मुच्चट्ल चिंतामनु गावी जो है वो अपर पेलियोलिथिक पीरियड का साइट है। मुच्चट्ल चिंतामनु गावी है कर्नूल में, और कर्नूल है आंध्र प्रदेश में। और ये जो साइट है बेलम केव कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है। बेलम केव्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, स्पेशली जैनिज्म, और जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो हम बेलम केव्स के बारे में पढ़ेंगे।
अगर ये वाला प्रेजेंटेशन डाउनलोड करना है या प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप जाइए IAS प्रोजेक्ट टेलीग्राम चैनल पर। और अगर ये वीडियो आपको इंग्लिश में देखना है तो आप IAS प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।